Hello friends, I am Anjali Thakkar from KB Agarwal English Medium School. Now हमने पहले जाना था जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था. आज हम जानते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स. जो प्रेजेंटेशन है इकोनॉमिक्स में वो कैसे किया जा सकता है. तो उसकी 3 मेथड्स है. फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकेंड है न्यूमेरिकल और थर्ड है डायग्राम और ग्राफिकल मेथड. तो डायग्राम और ग्राफिकल मेथड है उसमें तो ग्राफिकल के तौर पर करते हैं, बट जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है उसमें आपको इंफॉर्मेशन किस तौर पर मिलती है. तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है एक इन वर्ड्स में आपको प्रेजेंट करना होता है. जैसे कि जो डिमांड लॉ होता है, जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं कि when price of a commodity falls its demand expands and vice versa, means कि डिमांड कम होती है या फिर बढ़ती है. जैसे कि प्राइस है वो अगर गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, वाइस वर्सा. तो उस तरीके से जो हमने वर्ड में एक्सप्लेन करते हैं दैट इज द डिस्क्रिप्टिव मेथड. सेकेंड है हमारा न्यूमेरिकल मेथड. न्यूमेरिकल मेथड मतलब कि क्या कि आपके जो पर्टिकुलर डेटा है उसको आप न्यूमेरिकल मीन्स कि नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हो. जैसे कि प्रेजेंटेशन डेटा ऑन डिमांड लॉ बाय वे ऑफ अ टेबल के थ्रू आप जैसे ये रिप्रेजेंट करते हो. जैसे कि प्राइस दी हुई है कमोडिटी की 20, 15, 10, 15 और उसकी डिमांड उसके सामने कितनी है. जब प्राइस 20 है डिमांड 20 है, प्राइस 15 है डिमांड 40 है, प्राइस 10 है डिमांड आपकी 60 है और प्राइस 5 है मतलब कि 80. डिपेंडेंट किस पे है, पहले डिमांड के ऊपर. मीन्स कि इंडिपेंडेंट डेटा हमारा डिमांड है, प्राइस है वो डिपेंडेंट डेटा है. तो उसको हम डायग्राम या फिर ग्राफिकल मेथड के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे देखो हमारी जब डिमांड 20 है तो हमारा प्राइस भी कितना था 20, डिमांड कितनी है 40 और हमारी प्राइस कितनी है 15. क्योंकि हमारे जो 15 है वो डेटा डिमांड के तौर पे डिपेंडेंटली डेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो इकोनॉमिक डेटा रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ डायग्राम और ग्राफ. जैसे कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड लॉ, ये हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, डिमांड लॉ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इस तरीके से हम अपने जो इकोनॉमिक्स में अलग अलग मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को. सेकेंड है हमारा अब रिप्रेजेंटेशन मीन्स की प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन डायग्राम्स और ग्राफ्स. अभी डायग्राम्स है. फर्स्ट हमारा डायग्राम कौन सा है, बार डायग्राम, जिसको हम बार चार्ट भी कह सकते हैं, फिर बार ग्राफ भी कह सकते हैं, राइट. सो दोनों तरीके से बार चार्ट भी कहते हैं, बार ग्राफ भी कहते हैं और बार डायग्राम भी इसको कह सकते हैं. अभी बार डायग्राम मतलब क्या, बार डायग्राम एक टाइप का ऐसा डेटा है जो ग्रुप्ड डेटा को रेक्टेंगुलर बार में रिप्रेजेंट करता है विद द पर्टिकुलर इक्विवेलेंट जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है उसके तौर पे और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड साइज में. जैसे कि a bar diagram is a diagram which represents data with rectangular bars with length proportional to the values which they represent. Example, wheat production of India. तो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग डिस्टेंस के थ्रू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे देख रहे हैं कि जो ये बार्स है उसकी जो डिस्टेंस है वो भी सेम होनी चाहिए. और बार्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है, पर आपके पास ग्राफ अवेलेबल होगा, आप ग्राफ के ऊपर ही ड्रॉ करोगे. तो जो बार डायग्राम है उसको आप पर्टिकुलर फिक्स्ड सेम इक्विवेलेंट जो लेंथ होगी उसके तौर पे ही बार को आप रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे और जो उसका डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल ही रखना होगा और पर्टिकुलर मेजरमेंट के थ्रू ही आपको ये वर्क करना होगा. अब यहाँ पे हमारा ईयर है इसलिए यहाँ पे हमें वो Z की जो साइन होती है वो रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डेटा है. तो और अगर यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन अगर हम कर रहे होते और ये लेंथ है जो हम दूसरे नंबर्स पे, जैसे कि यहाँ पे हमने 100 स्टार्ट किया फिर 110 और ये सब है, जो वो डिस्टेंस है उसको अगर आप अलग अलग तौर पे रखोगे तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे Z की
साइन के साथ वो हम करते हैं ना बार को कट करना, उस तौर पे आपको जो लाइन है वो कट करनी होती है। सो यहाँ पे हमारा वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर डेटा है 20, 40, 60, 80 हमारा डिस्टेंस रखा हुआ है। 2008 में हमारा प्रोडक्शन 20 था, 2009 में 40, 2010 में 60, 2011 में 75 और 2012 में हमारा है 80 का हमारा जो प्रोडक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है हमारा डायग्राम है क्लस्टर्ड बार डायग्राम। क्लस्टर्ड बार डायग्राम की जरूरत कब पड़ती है? जब एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को आपको रिप्रेजेंट करना होता है थ्रू द बार डायग्राम, और एक पर्टिकुलर लेंथ के थ्रू आपको ग्रुप्ड डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो एक ही साथ, और उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है, तो आप इसके साथ वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि है अगर एग्रीकल्चर है उसके लिए अलग डायग्राम ड्रॉ करो, इंडस्ट्री के अलग डायग्राम ड्रॉ करो, सर्विस के लिए अलग ड्रॉ करो, और सबके ईयर्स है वो सेम ही है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाइंग भी होगा आपका। जो माइंड पावर है, मीन्स कि आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है, आपका पावर कंज्यूमिंग होगा, मैन पावर कंज्यूमिंग होगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही ग्राफ में सबको रिप्रेजेंट करो और इजीली आपको समझ भी पाओगे। तो उसकी अभी पूरी जो डेफिनेशन उसके बारे में जानते हैं। Clustered bar diagram is drawn when the dependent variable is grouped in more than one category. अभी देखो, अगर जो 2015 है वो एक कैटेगरी में पूरे सब हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो जो पूरा ये शेडेड है दैट रिप्रेजेंटेड बाय एग्रीकल्चर, सेकंड है इंडस्ट्री और थर्ड है सर्विस। तो 2015 में हमारा जो एग्रीकल्चर था वो 70 पे था, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो 50 पे थी, और हमारा जो सर्विस है वो 60 पे थे। मीन्स कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो कितना था वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स वेरिएबल, एक्स लाइन है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है ईयर्स, और जो वाई लाइन है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है एम्प्लॉयमेंट, सो ऑन। तो 2016, 2017 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्विस है ओवरऑल, अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि सर्विस कैसी थी ईयर वाइज, तो देखो सर्विस है 2015 में हमारी 60 थी, 2016 में हमारा हुआ 63, और 2017 में हमारा हुआ है 100। तो इस तौर पे हम पूरा ये दिखा सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंटेज तक हुआ था। अब हम जानते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या है? जो ड्रॉ करते हैं हम कंपैरेटिव स्टडीज के लिए, और जो सर्कल में ड्रॉ होता है, जिसको अगर हमारा जो डेटा है उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके, या फिर परसेंटेज है उनको भी 360 डिग्री में कन्वर्ट करके उनको एक पर्टिकुलर सर्कल में रिप्रेजेंट करना, जिसके थ्रू हर एक पर्सन है वो जान सकता है कि ओवरऑल हमारा पूरा जो ईयर है, पूरा जो सेक्टर्स है, कितने सेक्टर्स कितने परसेंटेज वर्क कर रहे हैं, कितने परसेंटेज में हमारा एम्प्लॉयमेंट है, कितना प्रोडक्शन है, अलग अलग तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अलग अलग स्टडीज़ के लिए, जैसे कि परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री है, सर्विस है, या फिर नेशनल इनकम है, पाई डायग्राम में हम टोटल परसेंटेज 360 डिग्रीज में कन्वर्ट करके हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया भी है कि हमारा सर्विस सेक्टर है वो ऑलमोस्ट कितना परसेंटेज है, कि सपोज ये 75% है, ये 70 है, एग्रीकल्चर है इतना, और इंडस्ट्रीज को हम इतना है। जो पर्टिकुलर नंबर्स है उनको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करके 360 डिग्रीज में कन्वर्ट करके ये पूरा जो सर्कल अगर हम देखें तो वो हाफ है, तो ये कितना है इतना अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ 180 का है, और अगर हम पूरा कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये कितना होगा 360 डिग्री का है। नेक्स्ट वीडियो, अभी हम नेक्स्ट जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसके मेनली पहले पॉइंट्स हम जान लेते हैं। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या है? टू अंडरस्टैंड एवरीडे बिहेवियर। उसमें उसके सब पॉइंट्स क्या है? उसके सब पॉइंट्स है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट और अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट।
अब दूसरा है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसमें डिसीजन मेकिंग है बाय इंडिविजुअल, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, और थर्ड है हमारा प्रोफेशनल डिसीजन, और उसमें भी है प्रोवाइडिंग इंसाइट्स टू प्रॉब्लम। तो अभी मेनली इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में मीन्स कि इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो ह्यूमन नीड्स है। जैसे कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड है वो उन लोगों को ह्यूमन नीड्स की ज़रूरत ही है। तो ऑल बिहेवियर्स है वो अलग अलग होते हैं, सबके बिहेवियर्स अलग होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग बिहेवियर होते हैं। अगर हम जानने जाए तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है तो उनके भी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली उनका जो वर्किंग बिहेवियर वो अलग होगा। सो in a modern world, almost all goods of human needs have become economic goods owing to increasing use and scarcity, and thus all the activities of human beings are increasingly becoming economic activities. ये आपकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो और रिमेंबर भी आपको करनी है, आपका वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें अब हर एक गुड्स है, ह्यूमन नीड्स है, वो इकोनॉमिक गुड्स को इंक्रीज यूज और उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स है वो स्लोली इंक्रीजिंगली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो रिलेवेंट इकोनॉमिक्स की जो साइकोलॉजी है और फिलोसॉफी है वो एक कैसी है, एक साइंस के तौर पे भी है। सो इंक्रीजिंग इन ह्यूमन लाइफ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो स्लोली साइंटिफिक भी होती जा रही हैं। साइंटिफिक इन द सेंस कि हर एक जगह पे वो जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं, टेक्निकल जो वर्क होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही हैं वैसे वैसे इसके भी ऑल्टरेशन आ रहे हैं, उसमें भी जो ज़रूरी है उसमें जो सुधारे आ रहे हैं, मीन्स की जो करेक्शन होना चाहिए वो करेक्शन भी होते आ रहे हैं। तो हमारा ओवरऑली जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड एवरीडे बिहेवियर। तो एवरीडे बिहेवियर है लोगों को, जो ह्यूमन बीइंग्स है, सोसाइटी है, स्टेट है, तो रूटीन वर्क को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ऑफ किस तरीके से एवरीडे बिहेवियर को वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसमें फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। तो इवेंट्स है जो अफेक्ट लाइव्स ऑफ पीपल इन सेवरल कंट्रीज लाइक यूएसए, रशिया, चाइना एक्सेट्रा। तो हर एक कंट्रीज का जो एवरीडे बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। और जो पीपल ट्राई करते हैं प्राइस ऑफ क्रूड को बढ़ाने के लिए, ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट ऑन देयर ओन कॉस्ट ऑफ लिविंग। पीपल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई सम कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड एंड अदर्स आर लेस डेवलप्ड। और लोग समझने की कोशिश भी करते हैं, कुछ कंट्रीज हैं उनमें मोस्टली अपने अपने खुद के क्रूड ऑयल वेल्स है, तो कुछ लोगों का अलग अलग तौर पे अलग अलग वर्किंग है। कुछ लोगों के जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें वो लोग डेवलप्ड क्यों हैं, और जो लेस डेवलप्ड है वो लेस डेवलप्ड क्यों है वो समझने की कोशिश करते हैं, और अपनी जो डिमांड है, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर। So, public owing to continuously improving technology, the scope of economics in everyday life is expanding। और जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो एवरीडे लाइफ में एक्सपांड होता जा रहा है। फिर है हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को इकोनॉमिक्स है वो नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स है वो बेटरली समझाने की कोशिश करता है। और इकोनॉमिक्स है वो हमें समझाता भी है कि वॉर्स हुई उसके पीछे क्या रीजंस होते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एंट्री हुई, जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वगैरह कैसे इम्प्रूव हुआ, वो सब भी इकोनॉमिक्स हमें बताने की कोशिश करता है। फिर है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स। हर एक लोग है उनके अलग अलग अपने डिसीजंस होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स है वो अपनी तरह से, जैसे कि हम आप हैं, तो अगर हम चाहेंगे कि पर्टिकुलर लॉयर्स है, प्रोफेशनल्स है, वो अलग अलग अपनी तरह से डिसीजन लेंगे,
और हर एक पर्सन की डिसीजन मेकिंग अलग अलग होती है. सो people from all walks of life like households, lawyers, actors, singers, teachers and others are try to get maximum gains from the efforts which they make. जो लोग अपने efforts डालते हैं उनसे वो जितना हो सके उतना ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा मुनाफा हो वो सोचेंगे. So they try to manage the time and resources in an optimum manner to increase their gains. फिर है अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज है जैसे कि वेजेस पॉलिसी अलग अलग है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं उसके तौर पे ही बैंकिंग वर्क करती है. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेती है, उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो वर्किंग करती है. तो डिसीजन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उनको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी होता है. फिर है प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग. उसमें जैसे कि इकोनॉमिक्स है वो हेल्पफुल रहता है फॉर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझने के लिए, उनकी थियोरीज को समझने के लिए. प्रोफेशनल्स होते हैं उनको गाइड करने के लिए. और कुछ सर्टेन थियोरीज होती हैं वो हेल्प करती है बिजनेस में उनको डिसीजंस कैसे लेनी है. सो उसका सब पॉइंट क्या है, प्रोवाइड इंसाइट्स टू प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो रास्ता होता है एक टाइप के होप दिखाना, दैट इज ऑल्सो द helpful by the economics. So economics is a science that provides insights to day rational decision making to maximizing gains by maximizing the cost. जो कॉस्ट होता है उसको मैक्सिमाइजेशन के तौर पे उनको बढ़ाने की कोशिश करा जाता है, जिससे जो पर्टिकुलर जो है ना बिजनेस होता है उसमें एक होप मिलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो वहाँ से निकलना कैसे है. दैट होप्स आर ऑल्सो अवेलेबल बाय द इकोनॉमिक्स. सो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है. आपको ये एक्सरसाइज लिख लेनी है और प्रिपरेशन करते रहना.